हेलो हाय, दिस इज सिमरन गुप्ता। यूथ कंपटीशन टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो है कि हम लोग जो है कि अपना प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे और इसके बाद हमारा 15 एक प्रैक्टिस सेट और बच जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या है कि जो यूथ द्वारा जो है कि हमारा जो विगत परीक्षाओं में दिया गया जो टेस्ट जो एग्ज़ाम है उसको जो है कि हम लोग जो है कि यूथ का ही वो सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आइए हम पहले चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है कि पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? मूल्य बढ़ाना या प्रतिशत या फिर प्राइम या फिर BARS। तो पाक विधि समायोजन में जो है ना ये क्या किया जाता है? प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चले कि खाद्य प्रक्रम जिसमें अनाज का स्टार्च मंड में चीनी में परिवर्तित होता है, क्या? पकाना, भाप देना, माल्ट करना या बेक करना। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाता है? ये प्रक्रिया हो जाता है क्या कि माल्ट करना। ओके, क्या कहलाता है? माल्ट करना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करें कि दूध पाश्चीकरण का HTST तरीका किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेकेंड के लिए या फिर 89 डिग्री सेल्सियस पर 10 सेकेंड के लिए या फिर 72 डिग्री सेल्सियस पर 50 सेकेंड के लिए। तो थोड़ा सा हम बात करें इसको तोड़ के, तो क्या पाश्चीकरण की प्रक्रिया जो है किस पे किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या कि दूध पे किया जाता है। पाश्चीकरण की प्रक्रिया दूध पे किया जाता है। और ये पाश्चीकरण की प्रक्रिया ये जो है ना ये खोज किसने किया था? तो ये किया था लुई पास्चर के द्वारा। ओके, और ये पाश्चीकरण की प्रक्रिया में किया क्या जाता है? तो दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है कि नष्ट किया जाता है और दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए जो है कि दूध का हम क्या करते हैं? पाश्चीकरण करते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है ना, ये दूध की जो पाश्चीकरण की प्रक्रिया होती है ये कितने विधियों में होती है? दो विधियों में होता है। एक होता है HTST और दूसरा होता है UTST। ओके, जो HTST होता है ना इसमें क्या होता है? जो तापक्रम होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि ये क्या किया जाता है? दूध को बॉईल किया जाता है और 15 सेकेंड के अंदर क्या कर दिया जाता है? उसको ठंडा कर लिया जाता है। ओके, वहीं पे बात करें UTST की, तो इसमें क्या होता है? 90.4 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि इसको जो है कि वो क्या करेंगे? इसको बॉईल करेंगे और क्या करेंगे? 3 सेकेंड में जो है कि इसको क्या कर लेंगे? हम ठंडा कर लेंगे। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि HTST तरीका किया जाता है किस पे? जो टेम्परेचर क्या होता है उसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें कि अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं इसे छोड़कर। देखिए अंडे में जो है कि एविडिन भी पाया जाता है, राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट या बायोटिन। तो देखिए अंडे में क्या होता है? एविडिन भी पाया जाएगा, राइबोफ्लेविन भी पाया जाएगा और बायोटिन भी पाया जाएगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बात करें ना तो ये कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं पाया जाता है। अंडे में कार्बोहाइड्रेट जो मात्रा होती है नथिंग के बराबर होती है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात करें तो क्या है कि जो अंडा, थोड़ा सा हम बता दें आपको कि जो ये अंडा होता है ना, अंडे में जो है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ये जो है कि पाया नहीं जाता है, लेकिन हाँ किस रूप में? जो ये फैट और प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में पाया जाएगा। ओके, ये क्या होता है? ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाएगा, लेकिन पाया जाएगा किस रूप में? फैट और प्रोटीन के संयुक्त रूप में पाया जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पे बात करें कि गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड है मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन या फिर ल्यूसिन। तो देखिए गेहूं में जो होता है ना, गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाना एमिनो एसिड जो होता है वो पाया जाता है क्या? कम मात्रा में लाइसिन पाया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें गेहूं में जो है कि अगर उसमें पोषक तत्वों की बात करें थोड़ा सा, तो गेहूं में क्या होता है कि अगर हम बात करें प्रोटीन की
बात करें किसकी, हम CHO की, और बात करें हम फैट की, और क्या हम बात करें, फैट की बात करें, और हम बात करें क्या, लवण की। तो जो प्रोटीन होता है ना, ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये 13% पाया जाता है। कितना पाया जाएगा, ये पाया जाएगा 13%। वहीं पे CHO की बात करें तो इसमें 71% पाया जाएगा, और फैट की बात करें तो 2% जो है कि फैट पाया जाता है, और लवण की बात करें तो ये भी क्या होता है, ये भी 2% पाया जाता है। चलिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 पे कि सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों का प्रणाली किसने कहा है। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों का प्रणाली किसने कहा है, ऑप्शन देखिए, रास, ऑर्बन एवं निमकॉफ, लैंडिस, या फिर मैकायर एवं पेज। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, इसका आंसर दे लेंगे आप कि सामाजिक नियंत्रण को उपकरणों का प्रणाली जो है कि रास महोदय ने कहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात करें कि मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था। वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2013 या वर्ष 2012। तो देखिए जो ये मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये वर्ष 2014 में जो है कि ये शुरू किया गया था, और वर्ष 2014 में ये शुरू किया गया था। और कब, तो ये कब शुरू किया गया था, वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। और हम इसकी बात करें क्या कि ये 25 दिसंबर 2014 में ये शुरू किया गया था। और इसकी बात करें ये किससे संबंधित है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो हम क्या बताएंगे, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से है। किससे है, तो ये मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो होता है टीकाकरण का से है। और इसका लक्ष्य क्या था, तो देखिए इसकी लक्ष्य की बात करें ना तो ये बताया गया था कि 2020 तक सभी बच्चों को टीकाकरण जो है कि उनको लगवाने का लक्ष्य रखा गया था, सभी बच्चों को। ओके, 2020 तक जो है कि टीकाकरण उनका हो जाना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 2014। चलिए 8 पे चले कि निम्न में से पूर्वामुखीकरण परिवार का उदाहरण है, जिसमें जन्म हुआ हो, जिसमें गोद लिया गया हो, जिस परिवार में शामिल होना चाहता है, या जिसमें विवाह हुआ हो। तो देखिए पूर्वामुखीकरण की बात करें ना तो कहीं ना कहीं ये रक्त से संबंधित है। तो जो विवाह होता है क्या, उसमें तो जो वैवाहिक दंपति होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो दूसरे फैमिली से मिले होते हैं, तो उनमें तो कहीं ना कहीं रक्त संबंध अभी नहीं है। तो क्या हो गया, जिस परिवार में शामिल होना चाहता है ये भी तो कहीं ना कहीं बाहर से ही हो रहा है, और जिसमें गोद लिया गया है ये भी क्या है, ये परिवार के उस उस सदस्य के रक्त से संबंधित नहीं है। लेकिन जिसमें जन्म हुआ है तो क्या है, वो रक्त से संबंधित हो गया है, वो रक्त मूलक परिवार हो गया है। और पूर्वामुखीकरण परिवार की बात करें तो जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें जन्म हुआ हो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करें कि अभी कथन ए की बात करें कि जनजातीय समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। तर्क आर, जनजातीय समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है। ए, अब ऑप्शन हम इसमें क्या है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, और ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी देखें कि ए असत्य है परंतु क्या है, आर सही है। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, आप इसका आंसर दे लेंगे क्या, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए 10 पे बात करें कि भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए भारत में जो है कि अगर देखिए ऑप्शन देखिए, परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या शक्ति विवाह। तो देखिए जो ये प्रथा है ना, इसमें क्या किया जाता है, ये विशेषकर जनजातियों में पाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि लड़की को जो है कि जिससे उसका विवाह होता है उसके साथ उसको सारी उम्र रहना पड़ता है, इसलिए उससे क्या किया जाता है, उसकी वो सुरक्षा के लिए वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए उसे क्या करता है, लड़के को जो है कि परीक्षा देना पड़ता है। और उस परीक्षा में अगर वो सफल हो जाता है, ठीक, अगर उस परीक्षा में वो सफल हो जाता है तो क्या किया जाता है, उस कबीले की जो लड़की जिससे वो शादी करना चाह रहा है तो क्या होता है, उस लड़की से उसकी शादी करा दी जाती है। और ये परीक्षण विवाह कहलाता है। और ये क्या कहाँ पे पाया जाता है, विशेषकर कहाँ, तो गुजरात के भील और खासी जनजातियों में पाया जाता है। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षण विवाह।
चलिए 11 पे बात करें, निम्न में से निम्न कौन तृतीयक संबंधी है? तृतीयक बात कर रहा है, मामा, साली की पत्नी, भाई का पुत्र और पिता। तो देखिए मामा नहीं, ये तृतीयक संबंधी नहीं है। साली की पत्नी, देखिए पत्नी प्राथमिक, पत्नी का भाई द्वितीयक, और उस पत्नी के भाई की जो पत्नी आती है वो क्या हो जाएंगी? वो तृतीयक संबंधी हो जाएंगी। आप आंसर क्या दे लेंगे? ऑप्शन बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करें कि किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया है? जी.एस. घुर्ये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कर्वे या के.एम. कपाड़िया। तो पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण जो बताया है, ये बताया है कि एक के.एम. कपाड़िया ने। क्या है? के.एम. कपाड़िया महोदय ने। चलिए हम 13 पे बात करें, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित किया है? तो जिमरमैन, चार्ल्स कुले, पी.एस. प्रभु या रॉबर्ट बीयरस्टीन। तो देखिए जो ये आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार है ना, इसकी जो अवधारणा जो है ये क्या है? जिमरमैन महोदय ने। किसने? जिमरमैन ने। और इन्होंने सिर्फ यही दो परिवार की अवधारणा नहीं बताई है, इन्होंने एक तीसरा परिवार भी बताया है जिसे बोलते हैं न्यायिक परिवार। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं न्यायिक परिवार। तो इन्होंने कितने परिवार की अवधारणा बताई है? देखिए न्यायिक परिवार, आणविक परिवार या अणुवादी भी कहते हैं इसे। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा? गृहस्थ परिवार। इसे डोमेस्टिक परिवार भी कह सकते हैं आप। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी जिमरमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 14 पे कि नीचे दी गई सूचियों को सूची 2 के साथ मिलान करना है। 1 सूची को सूची 2 के साथ क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो ऑप्शन देखिए, एक समान पारिश्रमिक, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण। आप इसका आंसर मिलान करिए सूची 2 के साथ। तो एक समान पारिश्रमिक ये कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1976 में। ओके, फिर घरेलू हिंसा अधिनियम, तो घरेलू हिंसा अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। लेकिन अगर बात करें आपसे यहीं पे कि ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू की जब बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? 2006 में ये क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। क्या? जो घरेलू हिंसा अधिनियम। ओके, अब बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1919 में बना था। ओके, और महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1986 में। अब आप आंसर मिला लीजिए कि आपका किससे मिल रहा है। तो आप पहले मिलाएं एक का, तो 1976 यानी ए है। ओके, अब हम दूसरा बात करें, क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, तो हमारा आंसर 2005 है और 4 आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारा बी में है। बाकी हमारा आंसर इसका मैच नहीं खा रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 21 वर्ष? तो देखिए भारत में जो मताधिकार का न्यूनतम आयु जो है ना, वो कितना है? 18 वर्ष जो है कि किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें कि सूची 1 के सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन करें। एम.के. गांधी, नेहरू, जे.एल. नेहरू या अमर्त्य सेन मॉडल या विनोबा भावे। आप इसका आंसर क्या मैच करना है आपको? किसके साथ? विकास का स्वदेशी मॉडल, विकास का मिश्रित मॉडल, विकास का सामाजिक क्षमता या विकास का सर्वोदय मॉडल। तो देखिए जो ये सूची ये है ना, एम.के. गांधी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विकास का स्वदेशी मॉडल दिया था। इन्होंने क्या दिया था? विकास को स्वदेशी मॉडल एम.के. गांधी महोदय ने दिया था। एम.के. गांधी जी ने दिया था क्या? कि विकास का स्वदेशी मॉडल। और जे.एल. नेहरू ने क्या दिया था? विकास का मिश्रित मॉडल। क्या दिया था? मिश्रित मॉडल दिया था। वहीं पे बात करें अमर्त्य सेन मॉडल की, तो इन्होंने विकास का सामाजिक दिया था।
विकास का सामाजिक क्षमता दिया था। वहीं पे विनोबा भावे की बात करें, इन्होंने विकास का सर्वोदय मॉडल दिया था। हमारा ए इसके साथ मैच कर देंगे और ये तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चले कि निम्न में से किसने धर्म को इस अर्थ में परिभाषित किया है, न केवल मनुष्यों में, क्या न केवल मनुष्यों में और मनुष्य के बीच, बल्कि मनुष्यों और कुछ उच्च शक्तियों के बीच क्या होता है, संबंध है। अगर ऑप्शन देखें, माइकायोन पेज, ई बोगार्ट, जार्ज गुरविच या कुले और बनार, आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, इसका आंसर दे लेंगे क्या, ऑप्शन ए, माइकायोन पेज के द्वारा। ओके चलिए 18 पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन माध्यम है, अनौपचारिक माध्यम है। सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण या दंड विधान द्वारा नियंत्रण, विधानसभा द्वारा नियंत्रण, सॉरी दंड विधानसभा नियंत्रण। तो आप क्या दे लेंगे इसका आंसर कि अनौपचारिक नियंत्रण का, अनौपचारिक की बात कर रहा है। ओके तो ये कानून द्वारा नियंत्रण क्या है, अनौपचारिक है क्या औपचारिक है, ये है क्या, ये औपचारिक नियंत्रण है। ठीक, ये क्या है, ये औपचारिक नियंत्रण का साधन है। और हमारा सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण क्या हो जाएगा, ये अनौपचारिक नियंत्रण है। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सामाजिक स्तर को स्थापित किया जाता है और बनाए रखा जाता है, क्या किया जाता है, बनाए रखा जाता है, सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है। आप इसका आंसर क्या देंगे, अगर ऑप्शन देखें, लैंडिस, कार्ल मैनहीम, पीटर बर्गर या थॉमस लैकमैन, आप इसका आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे क्या, लैंडिस। ओके चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितने पे चले, 20 पे चले। ओके चलिए क्वेश्चन 20 पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन महिला सशक्तिकरण उपागम से संबंध है, साम्य और गरीबी विरोधी उपागम, सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप के अभिकल्प एवं कार्यान्वयन और में महिलाओं की सरकारों की प्राथमिकता देना, या फिर नीचे से ऊपर की ओर उपागम जो कि संरचना में लैंगिक संवेदनशीलता या और रूपांतरण का आह्वान करती है, ऊपर से नीचे की ओर उपागम। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, सी। ओके इसका आंसर आप क्या दे लेंगे, सी देंगे। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम क्या चले 21 पे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में यह तर्क दिया कि निर्धनता श्रम के पर्याप्त कठोर विभाजन जिसने धनी का पक्ष लिया तथा निर्धन को हाशिए का पर ढकेला कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विकास का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, उदारवाद, नव उदारवाद या फिर उत्तर आधुनिकवाद, आधुनिकतावाद। तो आप इसका आंसर दे लेंगे विश्व व्यवस्था सिद्धांत। ओके 21 का आंसर क्या दे लेंगे, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 पे बात करें, 22 पे बात करें हम, हाँ, वेबलेन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी की सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके सिद्धांत को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है, आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिक निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, आप 22 का आंसर क्या दे लेंगे, तो देंगे क्या कि प्रौद्योगिक निर्णायकवादी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चले। चलिए निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, चेतन और अचेतन, सहयोग और संघर्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या फिर सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस क्वेश्चन से आप भली प्रकार परिचित हैं और इसका आंसर आप हमें लगता है आसानी से दे लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी तक जितनी प्रैक्टिस की सेट किया है उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप को बदल बदल के जो कि है ये क्वेश्चन दिया गया है। आप आराम से दे लेंगे और क्या देंगे, सहयोग और संघर्ष जो है ये सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है। ओके अच्छा अब हम बात करें थोड़ा सा इसमें कि क्या ये चेतन और अचेतन तो है, लेकिन ये दिया किसने है, किसने दिया है, ये दिया है कूले महोदय एवं जिसको दिया है किसने,
कूले महोदय ने दिया है और किसने दिया है? एल बर्नार्ड महोदय ने दिया है। किसने दिया है? एल बर्नार्ड। ओके, वहीं पे इसकी बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की, तो ये किसने दिया है? ये इसको दिया है कार्ल मानहिम महोदय ने। ओके, और अगर सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो इसका किसने दिया है? किम्बाल यंग महोदय ने दिया है। ओके, हमारा आंसर क्या है? बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 24 पे। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वे आगे बढ़ने के पात्र नहीं है? अगस्त काम, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम या मैक्स वेबर? तो ये जो है कि ये तर्क जो है ना, ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी का है। किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जी का है। ओके, चलिए 25 पे बात करें कि यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? रुडोल्फ का, एंथोनी गिड्डेंस का, या एम.एन. श्रीनिवास का, या इमाइल दुर्खिम का? ये किसका है? ये है इमाइल दुर्खी का। किसका है? ये इमाइल दुर्खी का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चले। मैकाइवर के सामाजिक प्रवण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवण, या सैनिक सामाजिक प्रवण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आंसर आप क्या दे लेंगे इसका? 26 का सी। ओके, 26 का आंसर आप क्या दे लेंगे? सी। चलिए, एक पदार्थ जिसमें जीवाणु के साथ संयोजन करने और उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए अति संवेदनशील बनाने का गुण होता है। भक्ष्यकोशीय, एप्सोनिन, प्रोसिप्यूटिन, या ग्लूटिनिन? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, जो कि एप्सोनिन। ओके, चलिए 28 पे बात करें। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है? शरीर में जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है उसको क्या कहा जाता है? संक्रमण, उद्भवन शक्ति, या रोग निष्क्रमण, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता? तो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो इम्यूनिटी होती है, जो शक्ति होती है, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ओके, वो हमारे शरीर में वो पाई जाती है कि अगर हमें कोई जीवाणु विषाणु हमारे ऊपर अटैक करे, चाहे किसी मारपीट के द्वारा, भोजन के द्वारा, किसी जीवाणु के द्वारा, या फिर किसी भी वस्तु के माध्यम से, तो अगर हमारे अंदर ये चीज है तो हमारे ऊपर तुरंत वो अटैक नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो अटैक करते जाएगा और एक समय आएगा कि हम उससे ग्रसित हो जाएंगे और वो एक भयंकर रूप ले लेगा। लेकिन अगर संक्रमण की बात करें ना, तो कोई भी संक्रमण की बात करें अगर हम, तो कोई भी अगर जो है कि कोई चीज है आपके अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि रोगाणु, जीवाणु, या जो है कि जैसे कि कोई चीज है आपके पास, वो आपके पास संक्रमण, आप उससे ग्रसित हो जा रहे हैं, जैसे संक्रमण। और उद्भवन शक्ति की बात करें तो कोई भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने और क्या है कि उसके बाद उसके जो शरीर में प्रवेश करने और रोग उत्पन्न होने की स्थिति के बीच की जो कड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? उद्भवन शक्ति। और जीवाणु और विषाणु है उसको मारने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? निष्क्रमण कहलाएगा। तो आंसर हमारा डी सही है। ओके, चलिए परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से लिया गया है? ठीक, परिवार शब्द जो है इसमें से किस लैटिन शब्द से लिया गया है? फैमुअस, फैमुसलसी, या फैमुलस, या फिर फैमुसलसी? ओके, फैमुसली। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि फैमुलस से जो है कि ये परिवार शब्द लिया गया है। और किस भाषा का शब्द है? अगर आप एग्जाम में दे दिया, मान लीजिए कि फैमुलस किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, चलिए 30 पे बात करें। बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है शिक्षा का प्रचार प्रसार, या फिर दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, या सही निर्णय लेने में सक्षम हो, या उपयुक्त सभी? तो देखिए, बाल विवाह रोकने का जो अगर हम बात करें कि उपाय है, तो अगर शिक्षा का हम प्रचार प्रसार व्यक्ति में करते हैं
तो भी क्या है, व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो है वो जागरूक होगा, और जागरूक होगा तो क्या होगा, वो उस चीज के प्रति वो जो है कि सोचेगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है। तो हमें शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा हम बाल विवाह को जो है कि रोक सकते हैं। वहीं पे बात करें दहेज पर प्रतिबंध लगाकर भी कानून को बनाकर, ये भी हमारा बाल विवाह को जो है कि समाप्त करने का एक उपाय है। वहीं पे बात करें कि सही निर्णय लेने की सक्षम हो, अगर बालक या बालिका अगर उनके अंदर सही निर्णय लेने की लायक वो हो जाए, तब हम अगर उनका विवाह करें तो भी इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बाल विवाह को समाप्त कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी का हो जाएगा आंसर। 31 पे, जहां पति पत्नी जब बच्चे एवं बच्चे ही मात्र एक साथ मिलजुल कर एक छत के नीचे रहकर एक ही रसोई में खाना पकाते हैं तथा खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त परिवार कहेंगे या सामुदायिक परिवार कहेंगे या व्यक्तिगत परिवार कहेंगे या समाज। तो देखिए, जहां सिर्फ पति और पत्नी के बीच आ जाएगा और उसके सिर्फ बच्चे की बात होगी, तो वो परिवार क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा व्यक्तिगत परिवार या फिर एकल परिवार। क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत परिवार या फिर एकल परिवार। वहीं पे अगर माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों के जो है कि बच्चों के भी बच्चे हैं, यानी जहाँ पे दादा दादी परदादी, ठीक, और सभी संयुक्त, तो चाचा चाची, बड़े पापा बड़े मम्मी, ये सभी लोग संयुक्त रूप से एक ही छत के नीचे रह के एक ही किचन में एक ही रसोई में भोजन करते हैं, उस परिवार को क्या कहा जाता है? उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। लेकिन जहाँ पे अगर सिर्फ पति पत्नी है और उनके बच्चे हैं, ठीक, वो भी अविवाहित है, तो वो परिवार क्या कहलाएगा? वो परिवार कहलाएगा व्यक्तिगत परिवार। चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना है, यह कथन है। डॉक्टर जी के अग्रवाल, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर या डॉक्टर एम.के. जायसवाल, फिर डॉक्टर जॉन डी बघेल का। 32 का आंसर आप क्या दे लेंगे? 32 का आंसर आप जो है कि क्या दे लेंगे? तो इसका आंसर आप दे लेंगे डॉक्टर जी के अग्रवाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 पे बात करें कि निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? सिलाई, कढ़ाई, पारिवारिक व्यवस्था या स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो हम लोग का ये नॉर्मल सब्जेक्ट वो है। हम अगर बात करें तो क्या हमारी होम साइंस में है, तो ये मुख्य सेविका का हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर, ये क्या है हमारा, ये होम साइंस का है, जिसमें क्या है, हम होम साइंस में हम सिलाई पढ़ते हैं, कढ़ाई पढ़ते हैं, वहीं पे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की बात भी करते हैं, लेकिन क्या हम पारिवारिक व्यवस्था की बात उसमें क्या होता है, उसमें हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे माध्यमिक कक्षाओं की बात किया है, तो माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को क्या किया जाता है? उसको सिलाई सिखाई जाती है, उसे कढ़ाई सिखाई जाती है, उसे स्वास्थ्य और स्वच्छता भी सिखाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये पारिवारिक व्यवस्था को जो है कि इसको जो है कि शामिल नहीं किया जाता है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए हम बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 34 पे। चलिए, परिवार किस प्रकार की संस्था है? सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है या फिर उपयुक्त सभी है? तो परिवार किस प्रकार की संस्था है? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक। परिवार एक सामाजिक संस्था है, और सामाजिक संस्था है, और परिवार से ही हमारा सामाजिकता का विकास होता है। पहले हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं, ठीक, परिवार से हम अपने मम्मी पापा दादा दादी से हम सामाजिकता सीखते हैं। उसके बाद जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमें समाज मिलता है, और समाज में क्या करते हैं, उस जो अपने परिवार में जो चीज़ों को हम सीखे रहते हैं उसको समाज में जो है कि हम उतारते हैं, और समाज के द्वारा जो चीज़ें होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, उसे भी क्या करता है व्यक्ति, उससे भी कुछ न कुछ चीजें सीखता है और ग्रहण भी करता है। तो जो परिवार एक क्या हो जाएगा? एक सामाजिक संस्था है। और एक तरीका से बात करें तो परिवार क्या है? ये प्राथमिक पाठशाला भी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। चलिए, समग्रवादी सामाजिक नियोजन में शामिल है,
तानाशाही सामाजिक नियोजन, साम्यवादी सामाजिक नियोजन, पूंजीवादी सामाजिक नियोजन, समाजवादी सामाजिक नियोजन या प्रजातांत्रिक सामाजिक नियोजन। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का हमें क्या करना है, हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो तानाशाही सामाजिक नियोजन और क्या साम्यवादी सामाजिक नियोजन जो है कि इसका आंसर हो जाएगा 35 का। ओके, 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करें किस पे, 36 पे। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी, 1975, 1976, 1978 या 1918 में। तो भारत में जो नारी विकास एवं कल्याण हेतु जो है राष्ट्रीय नीति जो बनाई गई थी ना, ये राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी, राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1976 में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 37 पे बात करें, भारत में अनुसूचित जाति एक उदाहरण दिलाते हैं, औपचारिक समूह, संदर्भ समूह या सामाजिक समूह या गौड़ समूह। तो देखिए जो ये भारत में जो अनुसूचित जाति होती है ना, इन लोगों का एक अपना सामाजिक समूह होता है, उसी सामाजिक समूह में कुछ नियम होते हैं, उस नियमों को उन लोगों को क्या करना होता है, पालन करना होता है, और वो अपने समाज के इस नियमों से क्या है, वो डरते हैं, अगर वो उसका पालन नहीं करते हैं तो उनको क्या होता है, दंड दिया जाता है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 37 का। ओके, 37 का सी हो जाएगा। चलिए अब बात करें हम 38 पे कि भारत में मद्यपान की समस्या में निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। देखिए मद्यपान की बात करें, अगर ऑप्शन देखें तो धनी वर्ग, पर्यटक वर्ग, मेहनतकश वर्ग या विद्यार्थी वर्ग। तो देखिए जो मेहनतकश वर्ग होते हैं ना, इनको ये प्रभावित करता है, लेकिन इनको उतना प्रभावित नहीं करता है। पर्यटक वर्ग, इनका भी कोई वो नहीं है। विद्यार्थी वर्ग, लेकिन जो मेहनतकश वर्ग होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि जो लोग हैवी वर्क करते हैं, जैसे कि जो शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं, उन लोगों को क्या होता है, ये होता है, उनको ये क्या करता है, प्रभावित करता है। किसको, जो शारीरिक जो होता है, जो क्या करते हैं, जो शारीरिक कार्य करते हैं, जो शारीरिक कार्य करते हैं, उनको क्या करता है, ये मद्यपान की समस्या ने किसको प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, तो मेहनत कश वर्ग के लोगों को। ओके, चलिए मादक द्रव्य है, वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग, अवैध मादक द्रव्य का उपयोग, या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, आप इसका आंसर दे लेंगे क्या, कि जो मादक द्रव्य होता है ना, वो वैध मादक द्रव्य का दुरुपयोग भी है और अवैध मादक द्रव्य का उपयोग, ये दोनों ही आंसर इसका हो जाएगा। 40 पे बात करें कि एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या है, बड़ी आबादी में रोग के घटना उसके प्रसार का अध्ययन है, या फिर बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, या फिर बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन, या फिर हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो देखिए जो ये एपिडेमियोलॉजी जो है ना, जो एपिडेमियोलॉजी है, ये क्या है कि ये जो है कि बड़ी आबादी में रोग की घटना है उसके प्रसार का अध्ययन है, ठीक है, अध्ययन है। और ये क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र पे, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र में जो होता है, ये जो है कि ये रोग जो होता है ना, विशेष क्षेत्र में हो, जो है कि बड़ी आबादी में जो है कि ये फैलता है। वहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा कि उस विशेष जगह से, मान लीजिए उस देश से अगर दूसरे देश में, ओके, रोग जब दूसरे देश में फैले तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे आप बताइए। उसे आप बोलिए क्या बताएंगे, आप उसे बताएंगे क्या, पेंडेमिक, आप उसे बताएंगे पेंडेमिक। जब बड़ी आबादी में रोग घटना उसके प्रसारण का अध्ययन हो तो एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। और वहीं पे जब वो जब पूरे एक देश से दूसरे देश में फैल जाए,
पहले तो क्या कहलाया जाएगा, पेंडेमिक। ओके, चलिए हमारा आंसर 40 का ए होगा। चलिए, आमतौर पर वर्णोदता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये एक अनुवांशिक प्रकृति है, ये गैर अनुवांशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी या प्रकाश में अनावरण के कारण होता है। तो देखिए, जो ये वर्णोदता होती है ना, ये क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी है। ओके, ये क्या है, एक अनुवांशिक बीमारी होता है। और इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है उसे रंग में फर्क नहीं कर पाता है। जैसे कि हरे और लाल रंग में क्या हो जाता है, वो फर्क नहीं कर पाता है। यानी वो कलर में क्या कर लेता है, वो कलर में फर्क को है जो है कि नहीं कर पाता है। और विशेषकर किसमें, लाल और हरा, ओके में। चलिए अब हम बात करें 42 पे। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग या फिर मधुमेह? तो एंजियोप्लास्टी से जो होता है ना, आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे कि जो एंजियोप्लास्टी होती है, एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। ओके, एंजियोप्लास्टी से क्या किया जाता है? हृदय रोग का उपचार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे चले कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? देखिए, आज तक तो हमने विटामिन के बोलते हैं आए हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। हम बार बार यही जानते हैं विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के। ओके, लेकिन यहाँ हमारा देखिए अगर ऑप्शन विटामिन B12, विटामिन BD, विटामिन D या फिर विटामिन E। तो देखिए, अगर रक्त के थक्के की बात करें तो देखिए विटामिन D क्या है, ये हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और अगर इसकी कमी होती है तो ये हमारी हड्डियों के लिए आवश्यकता होता है। किसके लिए? हड्डी के लिए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इससे हड्डी से संबंधित है। वहीं पे बात करें तो ये हमें क्या होता है, ये हमें पीले सब्जी, पीले फ्रूट में पाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये रेटिनॉल है, ये आंखों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ओके, और क्या करता है, ये आंखों को प्रभावित करता है। विटामिन ई की बात करें तो ये क्या है, ये प्रजनन संबंधित है। ओके, और हम बात करें थोड़ा सा विटामिन B12 की, तो ये इसकी कमी से क्या होती है, पर्निशियस एनीमिया होती है। और एनीमिया किस कंडीशन में, ब्लड से संबंधित है। ये पर्निशियस एनीमिया। ओके, तो ये क्या है, पर्निशियस एनीमिया। और इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, तो हमारा आंसर क्या है कि ये विटामिन B12 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। और आरबीसी के परिपक्वकरण में क्या करता है, ये सहायक करता है। आरबीसी के परिपक्वकरण में, ओके, आरबीसी के जो है कि परिपक्वकरण में जो है कि ये सहायता करता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गर्भाशय नलिका व अंडाशय के विकार है, तीव्र डिंब वाहिनी शोथ, स्थानिक गर्भावस्था, अबोध या उपरोक्त सभी। 44 का आंसर आप क्या दे लेंगे कि जो है कि स्थानिक गर्भावस्था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि मूल्यांकन के दौरान नर्स निम्नलिखित को दर्ज करती है। गर्भाशय पेट को लगभग भर देता है, या फंडस जिफाइड उपास्थि की नोक पर है, या फिर डायफ्राम को ऊपर की ओर दबाया जाता है। ये खोज गर्भावधि को इंगित करती है। क्या गर्भावस्था के 30 सप्ताह, गर्भावस्था के 34 सप्ताह, या 36 सप्ताह गर्भावस्था के, या फिर गर्भावस्था के 38 सप्ताह? तो ये इंगित करता है क्या, ये इंगित करता है गर्भावस्था के 34 सप्ताह। ओके, आंसर क्या दे लेंगे आप 45 का आंसर दे लेंगे आप गर्भावस्था के 34 सप्ताह। ओके, मौखिक गर्भ निरोधक 46 पे चले। मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि वे अंडाणु को मारते हैं, या फिर डिम्बोसर्जन, डिम्बोसर्ग को रोककर, या स्पर्म को मारकर,
या फिर स्पर्म और ओवा में अवरोध उत्पन्न करके। 46 का आंसर आप क्या देंगे कि जो मौखिक गर्भ निरोधक होता है ना, जो गोली हम खाते हैं गर्भ निरोधक, उसको क्या है, ये डिंबोसर को क्या कर देता है, ये रोक देता है। क्या कर देता है, ये डिंबोसर को रोक देता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? आयु, शारीरिक आवश्यकता, या फिर व्यवसाय, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो आहार नियोजन होता है ना, ये हमारे लिए जो है कि आवश्यक है। हमें पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। और ये इसके लिए जो होता है ना, ये जो है कि व्यक्ति के अनुसार, जैसे कि आयु, कहीं ना कहीं आयु भी इसमें जो है कि संलग्न होता है। हमें व्यक्ति, बच्चे है तो छोटे बच्चे के अनुसार उसको पौष्टिक तत्व देंगे, वहीं पे बड़ा व्यक्ति है तो उसके अनुसार हम उसको पौष्टिक तत्व उसके अनुसार देंगे। वहीं पर शारीरिक आवश्यकता, जैसे कि जो अधिक क्रियाशील है व्यक्ति है उसके अनुसार उसको जो है कि पौष्टिक तत्व देंगे, और जो कम क्रियाशील है उसको उसके अनुसार हम पौष्टिक तत्व की मात्रा देंगे। वहीं पर बात करें व्यवसाय, तो व्यवसाय भी क्या है, ये भी इसमें कहीं ना कहीं जो है कि जो आहार नियोजन को प्रभावित करता है। जैसे कि व्यक्ति कोई है जो अधिक क्रियाशील है, जैसे कि किसी को सीट पर बैठ के वर्क करना है, किसी को क्या है कि भारी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, जैसे कि जिसको हम लोग कुली बोलते हैं, ठीक। और उसी प्रकार जो है क्या, ये हमारा व्यवसाय भी कहीं ना कहीं हमारा प्रभावित कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या है, आयु, शारीरिक आवश्यकता और व्यवसाय, ये सभी क्या करते हैं, ये आहार नियोजन को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक देखिए अभिकथन है, ए है, बालकों में निजी भाषा प्रारंभिक सांक्रातिक परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें वे सामाजिक तौर पर बातचीत करने के उत्सुक होते हैं। जो बच्चे होते हैं वो बात करने को उत्सुक होते हैं। कारण, जब रीजन देखें तो जब छोटे बच्चे स्वयं से बातें करते हैं तो भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने, अंशों का मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन देखें तो क्या इसका आंसर आप 48 का क्या दे लेंगे, तो जो 48 का आंसर आप क्या दे लेंगे, हम दे लेंगे, इसमें आंसर दे लेंगे ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही विवरण है। हाँ, जब बालक निजी भाषा प्रारंभिक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें जो बालकों में जो निजी भाषा होता है ना, वो भाषा प्रारंभिक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक है। और क्या है वो, उसमें क्या है, वे सामाजिक तौर पर बातचीत करने को उत्सुक होते हैं। और वो क्या करते हैं, जब बच्चे, छोटे बच्चे अपने स्वयं से बातें करते हैं और भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियंत्रित करने एवं स्वयं को मार्गदर्शन के लिए करते हैं। कभी कभी बच्चे होते हैं, कहते हैं अरे हाँ मैं आज जाऊंगी स्कूल से घर, तो मैं जो है कि मैं मम्मी का जो है कि मम्मी से कहूंगी मम्मी ये बना दो, मम्मी वो बना दो, हम ये खाएंगे वो खाएंगे। सब बच्चे क्या करते हैं, वो अपने खुद से वो बातें करते हैं और उसको क्या करते हैं, उस तरीके से वो अपने घर पे जाते हैं और अपनी बातों को जो है कि अपने परिवार में अपनी माँ हैं, दादी हैं, बहन हैं, उनके सामने वो बातें को जो है कि भाषा का प्रयोग करके अपने जो है कि मार्गदर्शन करने के लिए भी करते हैं स्वयं को। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 पे चले कि व्यवहार करने का निश्चित, स्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है। व्यवहार, शील, गुण, आदत या चरित्र। तो देखिए जो व्यवहार है ना, ये व्यवहार जो है निश्चित, स्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है। ये जो है कि नहीं है। वहीं पे आदत की बात करें और वहीं पे चरित्र की बात करें तो ये सभी क्या है, ये व्यवहार को निश्चित, स्थायी और विशिष्ट तरीका ये नहीं है। लेकिन यही हम बात करें शील गुण की, कि हमारे व्यवहार से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ओके, 49 का शील गुण हो जाएगा। चलिए 50 पे बात करें कि खसरा, गलसुआ और रूबेला के लिए MMR का टीका किस आयु में लगाता है। देखें तो 3 माह में, या फिर 9 से 12 माह में, या फिर 15 से 18 माह में, या फिर 16 से 24 माह में। तो देखिए जो ये खसरा, गलसुआ, रूबेला है ना, ये जो टीका होता है, ये जो होता है ये 12 से 15 माह में, ओके, ये लगता है। लेकिन हमारे आंसर में इससे अबव में ये क्या है, 15 से 18 है, इसीलिए हम इसको आंसर मानेंगे। ओके, तो वैसे देखा जाए तो 12 से 15 माह में जो है कि ये
जो है कि खसरा, गलसुआ, रुबेला के लिए MMR का टीका जो होता है 12 से 15 माह में दिया जाता है, लेकिन हमारे आंसर में ये 15 से 18 दिया है, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा। चलिए, BCG का टीका लगाने का सही आयु है जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद। तो देखिए, जो BCG का टीका होता है ना, ये बच्चे को जन्म के 24 घंटे बाद, कब? तो 24 घंटे बाद जो है ये BCG का टीका लग जाना चाहिए, लेकिन ये हमारा जन्म के तुरंत बाद इसमें आंसर है, हम इसको मारेंगे क्योंकि ये सब जो है हमारे इसका आंसर नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, हम जन्म के तुरंत बाद जो है कि BCG का टीका लगाया जाता है। ओके, चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए 52 पे बात करें। माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन क्या है? सहयोग है, लगाव है, क्रोध है, संवेग है। देखिए, माँ और शिशु जो होता है ना, उसके बीच जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें किसी प्रकार की संवेग नहीं पाई जाती है, धीरे धीरे उसके संवेग होते हैं। ठीक, तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं देखें तो क्रोध और ये संवेग तो होगा ही नहीं। ओके, लेकिन सहयोग, बच्चा क्या माँ को सहयोग करेगा? अभी छोटा है वो, तो बच्चा माँ को सहयोग करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब तो अभी खुद ही निसहाय है, वो खुद ही असहाय है, वो असहाय है और वो खुद ही उसको जो है कि दूसरों की सेवा की आवश्यकता पड़ती है। ओके, बच्चे को क्या है, जब जन्म लेता है तो उसे खुद ही उसको माँ के द्वारा जो है कि उसकी सेवा, लालन पालन किया जाता है, वो खुद ही असहाय रहता है। और वहीं पे बात करें तो ये लगाव जो होता है ना, माता और शिशु के बीच बनने वाला प्रथम होता है, क्योंकि वो माता जो होती है बच्चे को स्पर्श करती है, और जो स्पर्श होता है ना जो माँ का, वो बच्चे के लिए बहुत आनंदमय होता है। वो बच्चे बहुत अपने आप को क्या होता है, आनंद महसूस करता है। और जब माँ जो है बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, वो दोनों लोगों के बीच क्या होता है, एक लगाव उत्पन्न हो जाता है। 54 पे बात करें कि एक शिशु को स्तन्य मोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 12 महीना। तो आफ्टर, जैसे कि बच्चे को हम माँ के दूध के सिवाय कुछ और भी खिलाना चाहिए हमें, और कब वो खिलाना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए, करने का सही आयु क्या होगा? 6 महीना होगा। एक बच्चे को माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य पौष्टिक तरल पदार्थ हम दे सकते हैं कब? 6 महीने के बाद। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर माँ अगर किसी बीमारी से संक्रमित है या फिर उसे कहीं वर्क कर रही है, ओके, तो उस अवस्था में, या फिर माँ को दूध अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उस अवस्था में वो माँ क्या कर सकती है, बच्चे को 4 महीने पे भी, वो जो है कि 4 महीने पर भी बच्चे को जो है कि भोज्य पदार्थ जो है कि हम तरल पदार्थ कुछ दे सकते हैं। ओके, दिया जा सकता है। ओके, दे नहीं सकते, इसको देने के आयु सही नहीं है ये, लेकिन दिया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले। दूध में क्या नहीं, कैल्शियम नहीं मिलता है, या लौह नहीं मिलता है, विटामिन बी नहीं मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो रिच सोर्स होता है। ओके, प्रोटीन मिलता है दूध में, कैल्शियम भी मिलता है दूध में, विटामिन बी भी मिलता है। तो दूध में नहीं मिलता है, विटामिन बी नहीं मिलता, या फिर क्या दूध में क्या नहीं मिलता है, तो दूध में नहीं मिलता है क्या? लौह तत्व नहीं मिलता है। ओके, दूध में क्या? लौह तत्व नहीं मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 55 पे बात करें, निम्न में से किसके द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अधिक अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए रख सकते हैं? विटामिन डी इंजेक्शन, या फिर माता की विटामिन डी की स्थिति, या पूरक भोजन, या विटामिन डी के लिए दवा। तो देखिए, अगर माँ जो है बच्चे को स्तनपान करा रही है, माँ अगर बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो उस अवस्था में क्या होता है, बच्चे को अतिरिक्त विटामिन डी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसको माँ के द्वारा ही क्या हो जाता है, उसे विटामिन की पूर्ति हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, कि हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए 56 की बात करें कि भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेता है। सत्य है, असत्य है, सत्य है, संबंधित नहीं, या फिर संदेहास्पद है। तो देखिए, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित जो रोगजनक जीवाणु होते हैं ना, वो रोगाणुओं को खा लेते हैं। ये क्या है? ये है आपका 56 का। आप क्या दे लेंगे आंसर इसका? बताइए, 56 का आप आंसर दे लेंगे, ये हो जाएगा क्या?
ये हो जाएगा, ये सत्य है। ओके, चलिए 57 पे बात करें। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है, क्या सत्य असत्य, संबंधित नहीं या फिर विवादित है? तो देखिए साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुक भोजन विषाक्तता है, ये सत्य है। ये क्या है? ये बात सत्य है। और ये जो साल्मोनेला होता है ना, जो ये साल्मोनेला होता है, ये जो होता है ना, ये पानी और भोजन को, पानी और क्या करता है, पानी और भोजन को दूषित करता है। ये क्या करता है? पानी और भोजन को दूषित करता है। और जानते हैं क्या होता है इसमें? ये क्या होता है, ये वाहक के रूप में जो होता है ना, मक्खी, मक्खी क्या करती है, इसके वाहक के रूप में कार्य करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें, मरासमस बीमारी पाई जाती है 6 मास के कम आयु के बच्चों में, या फिर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में, 2 वर्ष से कम आयु के कम के बच्चों में, या फिर 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो देखिए जो मरासमस होता है ना, जो कि किसके कमी से होता है, देखिए जो पीएम होती है, पीएम जो होता है, जिसे कि हम जो है कि देखिए, जैसे कि क्वाशिकोर की बात करें, क्वाशिक्योर की बात करें, ये क्या होता है, ये बच्चे में प्रोटीन की कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से पाया जाता है। वहीं पे बच्चे में जब कार्बोज और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाए, तो क्या होगा, तो होगा मेरास्म। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरास्म। और ये मेरास्म जो होता है 1 वर्ष से कम के बच्चों में होता है। ओके, हम थोड़ा थोड़ा चीजों को रिपीट करते रहते हैं, इसलिए बार बार कि अगर एग्जाम में आए तो हमें ज्यादा जो है कि उसमें हमारा वो चीजें क्वेश्चन जो है कि गलत ना होने पाए। तो हमने आपको एक क्वेश्चन के साथ बता दिया कि मेरास्मस क्या है, ये जो है कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है तो मेरास्मस होता है। और मेरास्मस में एक बात और करें तो मेरास्मस में बच्चे का जो शरीर होता है ना, एकदम क्या हो जाता है, बूढ़े जैसा दिखने लगता है, यानी बच्चा जो है क्या होता है, वो मर के जीने लगता है। ओके, चलिए 59 पे बात करें। गंभीर कुपोषण परिभाषित है, गंभीर कुपोषण परिभाषित है डैश की अत्यधिक निम्न स्थिति से, लंबाई, भार के सापेक्ष लंबाई या लंबाई के सापेक्ष भार। तो 59 पे जो होगा क्या दे लेंगे आप, जो है कि लंबाई के सापेक्ष अगर भार है तो लंबाई के सापेक्ष भार है तो क्या हो जाएगा, गंभीर कुपोषण को परिभाषित होता है। ओके, स्थिति से संबंधित है। चलिए 60 पे बात करें। निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ओके, किसका क्या है, एक कारण है मात्र कुपोषण, गरीबी, तनाव या गलत स्तन त्याज्य। तो देखिए पीएम का जो बात अगर करें ना कि पीएम का जो है कि मेन कारण की बात करें तो मेन कारण जानते हैं क्या होता है, गरीबी। अगर हमारे ऑप्शन में बहुत सारे दिया है लेकिन अगर गरीबी दिया है तो हम पहले गरीबी को लेंगे। ओके, तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो इसका आंसर आप आसानी से क्या ले लेंगे कि जो पोषक तत्वों का अधिकांश अभिशोषण जो होता है ना, अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। वहीं पे अगर बात करें मुंह में किसका पाचन होता है तो आप क्या बताएंगे, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और आमाशय की बात करें तो आमाशय में क्या किसका पाचन होता है, तो आमाशय में आप बता लेंगे किसका, कि प्रोटीन और फैट का पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन छोटी आंत। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे बात करें कि शरीर में पानी की कमी का कारण होता है, मतलब शरीर में पानी की कमी किस कारण से होता है। अगर बात करें ऑप्शन देखें कि शरीर का पानी तथा लवण का निकल जाने की वजह से, या फिर डर, या फिर एल्कलिनिटी, या फिर आहारिक
गड़बड़ी। तो देखिए जो शरीर में पानी की कमी जो होता है ना, वो किसके कमी से होती है? तो शरीर में अगर पानी तथा लवण का अगर अधिक मात्रा में निष्कासित हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और ये कब होता है, किस अवस्था में? जब व्यक्ति रोगी होता है, अर्थात उसे मान लीजिए कि अगर उसे डायरिया हुआ है, तो डायरिया की स्थिति में क्या हो जाता है कि व्यक्ति के शरीर से क्या होता है, जल का निष्कासन हो जाता है। और उस अवस्था में डॉक्टर क्या कहते हैं, ORS की घोल उसको पीने की सलाह देते हैं। और ORS के घोल से क्या होता है, व्यक्ति में जल और ऊर्जा की दोनों की क्या हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है। ओके, चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 63 पे कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, किसकी किसकी कमी होती है? अगर ऑप्शन देखें, संतृप्त बशीय अम्ल की, या रेशे की, असंतृप्त बशीय अम्ल की, या फिर विटामिन सी की। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर देंगे कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः संतृप्त बशीय अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 64 पे, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो देखें तो रिकेट्स होगा, या फिर मोटापा होगा, या फिर एनीमिया होगा, या फिर कुष्ठ रोग। तो आप आसानी से इसको बता लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन से क्या हो जाता है, तो हो जाता है मोटापा। ओके, क्या हो जाता है मोटापा। और रिकेट्स की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। और एनीमिया किसकी कमी से होता है, ये कमी वाला रोग है। ओके, लोहे की कमी से हो जाएगा एनीमिया, वहीं पे विटामिन डी की कमी से हो जाएगा रिकेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें कि शल्क पोलियो टीके को देने का मार्ग है, मौखिक है, अंतःपेशीय है, या अंतःस्राव, या फिर ये सभी। तो आप इसका आसानी से आंसर बता लेंगे कि जो शल्क पोलियो टीके को देने का मार्ग जो होता है ना, वो होता है अंतःपेशीय। क्या होगा, अंतःपेशीय होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 पे चले कि 66 पे क्या है, निम्न में से कौन सा वनस्पतिक प्रोटीनेज है? वनस्पतिक प्रोटीनेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, यूरिएस है, या फिर पपेन है। तो देखिए जो वनस्पतिक प्रोटीन की बात करें, प्रोटीनेज की बात करें, तो ये है क्या है, ये पपेन है। जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पपीते में। ओके, कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पपीते में। ओके, और इसी पे बात करें जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये जो है ना, ये जो पपीते में पाया जाने वाला जो प्रोटीनेज है, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटियोलेज एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए विटामिन ए की कमी का नतीजा है, क्वेश्चन देखें 67 में कि विटामिन ए की कमी का नतीजा है क्या, क्वाशिकोर होता है, या ऑस्टियोमलेशिया होता है, या फिर पेजेट्स की बीमारी, या फिर कैरोटोमलेशिया। ओके, कैरोटोमलेशिया होता है। तो आप क्या करेंगे कि विटामिन ए की कमी से होता है क्या, कैरोटोमलेशिया होता है। ओके, वहीं पे क्वाशिकोर क्या है, क्वाशिकोर क्या है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाली एक रोग है। वहीं पे बात करें ऑस्टियोमलेशिया, तो क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया क्या है, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओके, तो ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो ये क्या होता है, ये विशेष करके वयस्क लोगों को होता है। ओके, वहीं पे बात करें तो इसी में एक होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस विशेष करके कहाँ हो, किसको होता है, तो वृद्ध व्यक्तियों को होता है, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और ये विशेष करके स्त्रियों में देखने को मिलता है। जब वो गर्भवती होती हैं तो उसके बाद जो उनका जो होता है शरीर वगैरह जो है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं और कमजोर हो जाता है। चलिए सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है, तांबा है, जल है, रक्त है, लार है। सूक्ष्म तत्व जो हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, उसे हम कहते हैं क्या, तांबा। तांबा जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में
100 से कितना, एक स्वस्थ शरीर व्यक्ति के शरीर में 100 से 150 ग्राम जो है कि पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें वहीं पे अगर तांबा के अवशोषण हमारे शरीर में कितना होता है, हमारे शरीर में तांबे का अवशोषण होता है 2 से कितना 5%, 2 से 5% ही हमारे शरीर में इसका अवशोषण होता है और ये हमारे लिए आवश्यक होता है। और बात करें अगर तांबा के, तो हमारे जो स्वाद ग्रंथियां होती है ना, ये क्या करता है, तांबा जो होता है, ये तांबा जो होता है ये क्या करता है, ये स्वाद ग्रंथियों को बनाएगा, जो है कि स्वाद ग्रंथियों को जो है कि ये बनाए रखता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 68 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए। चलिए बात करें, मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं, गर्भाशय में या योनि में या अंडकोश में या फिर फ्लोपियन ट्यूब में। आप इसका आंसर क्या बताएंगे, आप इसका आंसर बताएंगे कि जो मादा प्रजनन प्रणाली के जो है कि हजारों अंडे जो होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, तो वो पाए जाते हैं अंडकोश में। ओके, गर्भाशय में तो बच्चा स्थापित होता है। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पे, गर्भाशय में या अंडवाहिनी में या अंडाशय में या रोमिका में। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, आप इसका आंसर बताएंगे कि सामान्यतः अंडाणु का निषेचन जो होता है ना, वो कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, आप बताएंगे अंडवाहिनी में। ओके, चलिए अब हम बात करें 70 पे के बाद 71 पे कि गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, RH असंगति कहेंगे या इन विट्रो निषेचन कहेंगे या सरोगेसी कहेंगे, स्थानिक गर्भावस्था। तो आप इसको क्या कहेंगे, जी हाँ, आप इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्थानिक गर्भावस्था, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, आप क्या बता लेंगे आसानी से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे चले कि मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन इतने दिन का होता है। एक मनुष्य के जो गर्भकाल की गर्भावस्था के जो गर्भकाल का तकरीबन क्या कितने दिन का होता है, तो अगर देखें ऑप्शन तो 180 दिन, 200 दिन, 300 दिन या फिर 280 दिन। तो ये नॉर्मली हर बार हमें एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसका आंसर भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 पे चले कि पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, देखिए 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या 2 से 8 वर्ष। जब हम बाल्यावस्था की बात करें ना, तो बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व बाल्यावस्था, ओके, और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। देखिए जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसका समय होता है 2 से 6 वर्ष। ओके, और उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। अब आसानी से आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि जो पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है क्या होता है, आप आसानी से दे लेंगे 2 से 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे चले कि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, 32, 10 या 28। तो जो बच्चा 6 महीने से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों में जो अस्थायी दांतों की, जिसको दूध का दांत बोला जाता है, उसे क्या होती है, संख्या कितनी होती है, 20। जो अस्थायी दांत जो होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, दूध का दांत भी बोला जाता है, क्या कितनी होती है, तो 20 होती है। आप आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। चलिए मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ डैश से कम होती है,
120, 100, 80 या 70। तो जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उनकी बुद्धि लब्धि जो है कि कितनी होती है, सबसे कम कितनी होती है, तो 70 से कम होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में बात करें कि आहार नियोजन महत्वपूर्ण है आहार को पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए या बजट नियोजन के लिए या समय के उपयोग के लिए या ऊर्जा बचाने के लिए। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर देंगे आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए आहार पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में और समान मात्रा में, ठीक है, उसको ग्रहण करने के लिए हमें क्या होता है, आहार नियोजन की आवश्यकता होती है। बिना आहार प्लान के अगर हम भोजन, अगर अपना पौष्टिक तत्व अगर हम अपना जो है कि डाइट यूज करते हैं, अपना लेते हैं डाइट, तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों की पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और हमें कोई न कोई बीमारी से हम ग्रसित हो सकते हैं। तो आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। क्यों? आहार की पोषणात्मकता पर्याप्तता के लिए। ओके, चलिए खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर में, कैश बुक में, नोटबुक में या डायरी में? तो देखिए जो खाद्य पदार्थ के स्टोर की माल की जो सूची रिकॉर्ड होती है ना, वो कहाँ रखा जाता है? वो रखा जाता है स्टॉक रजिस्टर में। किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चले 78 पे। 78 पे चले हम लोग। हाँ, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक विधि, भौतिक विधि या फिर विकिरणीय विधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो खाद्य पदार्थों के लिए जो संरक्षण के लिए जो विधि है ना, जो वैज्ञानिक अधिक वैज्ञानिक विधि है वो है विकिरण विधि। क्या है? विकिरण विधि जो है कि अधिक वैज्ञानिक विधि है। 79 पे बात करें कि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है क्या? रेफ्रिजरेशन द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा या नमक चीनी द्वारा या फिर इनमें से सभी? आप इसका आंसर बता लेंगे क्या? बताइए आप इसका आंसर क्या बता लेंगे? इसमें हो जाएगा क्या? ये सभी हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? ये सभी, ये खाद्य संरक्षण की सभी क्या है? ये सभी खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। ओके, जो कि रेफ्रिजरेटर में भी हम रखकर जो है कि उसको हम कर सकते हैं। वहीं पर बात करें डिहाइड्रेशन, उसको सुखा कर भी हम, और उसमें नमक और चीनी की जो है कि मात्रा को मिलाकर भी हम खाद्य पदार्थ को जो है कि अधिक लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 पे बात करें कि मिर्ची पाउडर में मिलाया जाने वाला मिलावटी तत्व है क्या? चिकोरी है, चाक खड़िया पाउडर है, इमली का पाउडर या ईट का पाउडर है? आप इसका आंसर क्या बताएंगे? जो मिर्ची के पाउडर में जो व्यक्ति लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फायदा के लिए जो है कि खाद्य पदार्थों में जानबूझकर मिलाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। वो होता है ईट का पाउडर को मिलाया जाता है। किसमें? मिर्ची पाउडर में। ओके, 80 का आंसर आप क्या दे लेंगे? 80 का आंसर आप दे लेंगे मिर्च का पाउडर। ओके, चलिए ईट का पाउडर। ओके, चलिए अब हम बात करें किसका? 81 पे। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? जो आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक कौन सा होता है? अर्जुमोन अमाइल या मसले हुए आलू या कैस्टर ऑयल या मैटेनिल एलो? तो जो आइसक्रीम होता है ना, उसमें क्या होता है? मसले हुए आलू को मिलाया जाता है। और मिठास के लिए क्या किया जाता है? मिठास के लिए क्या किया जाता है? मिठास के लिए क्या किया जाता है? इसमें सेक्रिन मिलाया जाता है। ओके, सेक्रिन को मिलाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 पे बात करें, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की या फिर याद करना? तो अधिगम जो होता है ना, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम द्वारा अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 83 पे बात करें कि अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत परिणाम है किसका? उद्दीपन अपक्रिया या फिर गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण या उद्दीपन समाजीकरण या पुनर्बलन? तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो होता है ना, वो क्या है? गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण है। 84 पे बात करें कि कल्पनात्मक चिंतन की
चिंतन किस आयु पर आरंभ होता है? जो बालक होता है वो कल्पनात्मक चिंतन किस आयु में आरंभ होता है? तो अगर ऑप्शन देखिए 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या 12 वर्ष, तो होता है कब? तो बाल्यावस्था में। और कब होता है? तो 6 वर्ष की अवस्था में। ओके, चलिए। शिशु अवस्था में अधिकांशतः भार डैश में वृद्धि से बढ़ता है, क्या? हड्डी, मांसपेशी, वसा या त्वचा? आप इसका आंसर क्या बता लेंगे? क्या कि वसा जो होता है ये शिशु अवस्था में अधिकांश भार में क्या होता है? वसा में वृद्धि बढ़ता है। ओके, 87 पे देखिए, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा है, टेबुला रासा बोला गया। ओके, यह विचार दिया था किसने? जॉन लॉक ने, फ्रॉबेल ने, प्लेटो ने या चार्ल्स डार्विन ने? आप इसका आंसर क्या बताएंगे? जो बालक का जो मन होता है खाली स्लेट के समान होता है, ये कथन किसका है? ये जॉन लॉक महोदय का है। किसका है? तो ये है जॉन लॉक महोदय का। ओके, चलिए हम बात करें 88 पे कि समीपवर्ती विकास के क्षेत्र में क्षेत्र की अवधारणा को किसने समझाया है? पियाजे का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत या फिर वाइगोत्स्की का सिद्धांत? 88 का आप आंसर क्या बता लेंगे? कि ये जो सिद्धांत समीपवर्ती का सिद्धांत जो है ना, ये वाइगोत्स्की महोदय का सिद्धांत है। और इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने जेडीपी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जेडीपी का सिद्धांत दिया था और वहीं पे इन्होंने ये भी बताया था कि विचार जो होता है पहले आता है और भाषा क्या होता है? बाद में आता है। इन्होंने बताया है कि विचार जो होते हैं ना व्यक्ति में, क्या विचार पहले आता है और भाषा क्या होता है? बाद में आता है। फ्रायड का क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, और इनके सिद्धांत को और एक नाम से जाना जाता है साइको एनालिटिक सिद्धांत। क्या? साइको इनके सिद्धांत को साइकोएनालिटिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और एरिक्सन का क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत। ओके, और पियाजे का क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया? वहीं पे वाइगोत्स्की, थोड़ा सा मैं आपको बता दें, वाइगोत्स्की जिनका जेडीपी सिद्धांत है, इन्होंने बताया था कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आता है। लेकिन पियाजे महोदय ने क्या बताया है कि भाषा जो होता है पहले आता है। ठीक, भाषा क्या होता है? ये पहले आता है और विचार क्या होता है? विचार जो होता है पहले आता है और विचार जो होता है ये बाद में आता है। तो जो है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, किसमें क्या है? संज्ञानात्मक। ओके, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? पियाजे का। हमारा जो है कि ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 89 पे कि मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पॉलव द्वारा या फिर मैस्लो द्वारा? तो जो ये सिद्धांत है ना, जो ये सिद्धांत है किसने दिया है? ये मैस्लो का सिद्धांत है। ओके, 89 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब हम बात करें क्या 90 पे। हम लोग को ये तो पता है पावलोव का क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। किस क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। ओके, और मैस्लो जो है कि ये सिद्धांत है, और बाकी का हमने आगे वाले क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। चलिए, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट या लिप्जिंग में? तो देखिए, जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो था ना, ये कहाँ किया गया था? तो लिप्जिंग में किया गया था। ओके, चलिए 91 पे बात करें कि सामाजिक परिवर्तन का वो सिद्धांत जिसके अनुसार सभी बड़े सामाजिक ढांचे या तो अपने आप में समय रहते आवश्यक सुधार कर लेते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, क्या कहलाए? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत या चक्रीय सिद्धांत या फिर वर्ग संघर्ष सिद्धांत या फिर उद्विकासीय सिद्धांत? आप क्या कहेंगे इसको? आप इसको बोलेंगे क्या? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। क्या? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत कहलाएगा। ओके,
निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष का उदाहरण नहीं है? शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य संघर्ष, या फिर सास बहू के मध्य संघर्ष, या फिर परिपक्व युवा अधिवक्ताओं में संघर्ष, या पति पत्नी के मध्य संघर्ष। ये देखिए उदाहरण नहीं है बोला है। ओके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए शिक्षक और विद्यार्थी ये दोनों क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। एक शिक्षक है, उनका आज स्टूडेंट है, कल दूसरा, तो उन लोगों के बीच क्या होता है, कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष चलता आता है। लेकिन सास बहू की भी बात करें तो ये भी संघर्ष है, ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। आज जैसे कि आज जो बहू है कल वो सास बनेगी, फिर कल वो भी उसकी बहू जो आएगी वो भी सास बनेगी। तो ऐसे क्या है, ये सास बहू भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वहीं पे परिपक्व युवा अधिवक्ताओं का संघर्ष, ये भी क्या है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने का वो है। लेकिन वहीं पे पति पत्नी के मध्य संघर्ष, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है। ये क्या है, एक जनरेशन है, जैसे कि अभी जो पति पत्नी है, कल जो है कि अब जो उनकी मृत्यु के बाद अब वो पति पत्नी थोड़ी रहेंगे, अब हो सकता है कोई और जो है कि जन्म होगा तो कहीं और वो लोग जाएंगे। तो ये पति पत्नी के मध्य संघर्ष जो है ये पीढ़ी दर जो है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण नहीं है। ओके, ऑप्शन हो जाएगा डी। 93 की बात करें, किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है? ठीक, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, या कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, ये जो है कि कोई नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। क्या है कि किस समिति का संबंध गरीबी से है। ओके, तो ये नहीं को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसमें से क्या हो जाएगा, ये कोई नहीं को जगह पे हम लिख देंगे सभी। ओके, तो जो अलग समिति है, लकड़वाला समिति है, या तेंदुलकर समिति है, इन सभी का संबंध क्या है, इन सभी का संबंध जो है कि गरीबी से है। ओके, आंसर क्या देंगे, सभी, ये आप हटा देंगे, कोई नहीं, और यहाँ पे आप नहीं को भी हटा लेंगे, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए 94 पे बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा एक संकुचन का पता लगाने वाले बाहरी मॉनिटर पर ध्यान दिया जाता है जब एक नर्स प्रसव में मां की निगरानी करते हुए गर्भनाल संपीड़न का संदेह करती है? तो आप क्या बताएंगे, प्रारंभिक मंदन, त्वरण, या फिर परिवर्तनशील मंदन, या परिवर्तनशीलता? 94 का आंसर आप क्या दे लेंगे, जो है कि 94 का आंसर आप दे लेंगे परिवर्तनशील मंदन। ओके, चलिए 95 पे बात करें, गर्भावस्था के 32 और 40 सप्ताह के बीच भ्रूण का अनुमानित वजन लाभ है कितना? 10 ग्राम पर दिन, 10 ग्राम पर दिन, 20 ग्राम पर दिन, या 25 ग्राम, या फिर 50 ग्राम? तो आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे क्या कि 25 ग्राम जो हो कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 96। DUB का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट यूट्रिन ब्लीडिंग, डायरेक्ट यूट्रिन ब्लड वेसल्स, या डाइफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग, या फिर डाइफंक्शनल यूट्रिन ब्लड वेसल? तो आप इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे डाइफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग। ओके, ये क्या है, यह एक प्रकार का आंतरिक रक्तस्राव होता है। क्या होता है? अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव होता है। गर्भाशय रक्तस्राव है। ओके, ये क्या है, ये एक प्रकार का जो है कि अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव होता है। ओके, चलिए के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डैश से खा सके। क्या ऑप्शन अगर हम देखें तो साधारण रूप, सरलता, कठिनाई, या फिर महत्वाकांक्षा? तो देखिए जो बुफे के लिए मेनू जो है होता है ना, हमें इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिसे व्यक्ति क्या करे, जिसे व्यक्ति जो है कि सरलता से क्या करे, उसे खा सके। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 98 पे बात करें, किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? अगर ऑप्शन देखें तो समाज में जन जागरूकता फैलाकर, या फिर जनसंख्या के प्रति सरकार की योजनाओं को बताकर, या फिर आर्थिक सुरक्षा के द्वारा, या उपरोक्त सभी से? आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे। क्या दे लेंगे कि जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ना हम समाज में जन जागरूकता
को फैलाकर व्यक्ति को जागरूक करके हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जनसंख्या के प्रति सरकार की जो चलाई जा गई विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करा के भी क्या कर सकते हैं, हम परिवार नियोजन के बारे में बताकर उनको जो है कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को जो है कि हम कम कर सकते हैं। वहीं पे आर्थिक सुधारों के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 99 पे बात करें कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया था? मई 2005, मई 2000 या फिर जून 2000 या जुलाई 2005। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन जो है ना, ये किया गया था मई 2000 में। क्या किया गया था? मई 2000। ओके, 11 मई 2000 में जो है कि ये किया गया था। ओके, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 100 पे चले कि प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य है क्या? विचारों का आदान प्रदान, संदेश देना, संदेश प्राप्त करना या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर बताएंगे क्या? आप बताएंगे कि विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है कि प्रभावी संचार का मुख्य जो होता है कि उद्देश्य होता है। ओके, तो इसमें संचार में क्या होता है? दो व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति जो प्रभावी संचार वही होता है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी बातों से सामने वाले को क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित करे। ठीक, तो आदान प्रदान विचारों का क्या हो जाता है? प्रभावी संचार का जो है कि प्रमुख उद्देश्य होता है। इस प्रकार हमारा ये 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास एक सेट और बचा है क्या? तो प्रैक्टिस सेट 15, अब हम उसको करेंगे। ठीक, ओके, थैंक